हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेट है जो संबंधित है। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन और एम्ब्रायो डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का सेट है। वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है जो टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी और नीट के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। डाइकोगैमी फेवरिंग, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन इज ए टाइप ऑफ फ्लोरल मैकेनिज्म वेयर। ठीक है, डाइकोगेमी, ठीक है, एक क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है और ये, ठीक है, एक फ्लोरल मैकेनिज्म है एक टाइप की, ये जहां होती है। तो ये क्या है, इसको बताना है। एंथर्स एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, एंथर्स और स्टिग्मा जो होंगे वो अलग अलग स्थानों पर या स्तर पर स्थित होंगे। दूसरा, स्टामेंस एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर स्टामेंस और स्टिग्मा वर्तिकाग्र और पुंकेसर अलग टाइम पे, ठीक है, मैच्योर होंगे, और स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर होगा। तो इन दोनों में से, ठीक है, दो हो गए। अब तीसरा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा एक्ट एज ए बैरियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और स्टिग्मा कैसे बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। या फिर पोलन इज अनेबल टू जर्मिनेट, या पोलन अनेबल होते हैं जर्मिनेट होने से। तो कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, स्टामेन और स्टिग्मा अलग अलग समय पर, ठीक है, क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो इस स्थिति को हम डाइकोगैमी कहा जाता है। इसको देख लेते हैं गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। मैं आप लोगों को बना देता हूँ डाइकोगैमी को और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। डाइकोगैमी, तो डाइकोगैमी जो होता है गाइस, अगर हम इसको हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ओके। और डाइकोगेमी जो ना दो प्रकार की होती है गाइस। ये जो डाइकोगेमी है, इसको हम दो पार्ट में या दो टाइप में बांटते हैं। एक तो होता है गाइस प्रोटेंड्री, इसको कहते हैं प्रोटेंड्री, और दूसरे को कहते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, तो दो, ठीक है, दो प्रकार होंगे डाइकोगैमी के। प्रोटेंडरी तब कहते हैं भिन्न काल पक्वता का मतलब तो सीधा हो ही गया, अलग अलग टाइम पर पकना। किसका, एंथर का, यानी कि पुंकेसरों का, पुंकेसर का अलग टाइम पर पकना, और पुंकेसर अलग टाइम पे पकेंगे, और स्टिग्मा वर्तिकाग्र अलग समय पर, ठीक है, मैच्योर होगा। तो दोनों की जो मैच्योरिटी है वो अलग अलग समय पर होगी। ये पुंकेसर अलग समय पर और ये अलग समय पर। तो इसमें क्या होगा, पुंकेसर अगर पहले क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। अगर पुंकेसर यानी स्टामेन या एंथर ये हो जाते हैं मैच्योर, ये पहले मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, मैच्योर फर्स्ट। किससे, ठीक है, स्टिग्मा से। स्टिग्मा बाद में, और लेटर, और बाद में क्या होगा, बाद में स्टिग्मा मैच्योर होता है। तो इसको कहेंगे प्रोटेंड्री। ठीक है, आर छूट गया इसमें, आर दोबारा बना लेते हैं। तो इसको, इस स्थिति को गाइस कहा जाता है प्रोटेंड्री। तो इस स्थिति को आप समझ गए। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रोटेंड्री किस किस में पाई जाती है गाइस, ये जो होती है, ठीक है। एक तो होता है, एक पौधे का नाम है सेक्सीफेरा, ठीक है, सेक्सीफेरा जैन जो वंश के पौधों में। और इसके अलावा इम्पेसेंस में, इम्पेसेंस पौधों में ये देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं, ये मिलता है सूरजमुखी में भी, ये स्थिति सूरजमुखी में भी देखने को मिलती है, ठीक है, हेलियंथस में। अब आता है देखिए प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में ये जो है, इसमें क्या होगा, स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा, यानी कि वर्तिकाग्र। ये देखिए पुष्प का ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है, स्त्री केसर। और इसका भाग हो गया ये वाला स्टिग्मा, और ये, ठीक है, पुंकेसर हो गए। तो ये एंथर हो गए। तो यहाँ एंथर पहले मैच्योर होगा और स्टिग्मा बाद में मैच्योर होगा।
तो इसको प्रोटेंड्री कहेंगे। और यदि ये पहले, ठीक है, जो मादा भाग है गाइनोसियम का स्टिग्मा, ये पहले मैच्योर होगा और एंथर बाद में, तो इसको कहेंगे प्रोटोगाइनी। स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट, स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट। तो अगर ये पहले होगा, ठीक है, और बाद में क्या होगा, लेटर स्टामेन, और स्टामेन बाद में, तो इस स्थिति को कहेंगे प्रोटोगाइनी। और प्रोटोगाइनी जो पाई जाती है वो पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल है गाइज एरिस्टोलोकिया है एक एग्जाम्पल, हम इसको बता रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान भी रखना है, ये इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक से कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा फैमिली रोजेसी में, यानी कि गुलाब में भी ये देखने को मिलता है। और इसके अलावा क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी में, ठीक है, ब्रेसिकेसी में भी ये स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, ये आप क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगा क्रियाशील जो, ठीक है, गुरु बीजाणु होता है, और फिर लाइनर टेट्राड, लाइनर टेट्राड में, तो वह है, कहाँ होता है, कहाँ स्थित होगा ये बताना है। फर्स्ट नियरेस्ट टू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के सबसे पहले, ठीक है, पहले में, माइक्रोपाइल के पहले नंबर पर, या सेकंड टू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से दूसरे स्थान पर, या थर्ड या फोर्थ स्थान पर। देखो ये है माइक्रो, ऐसा समझ लीजिए, ये मैं बना रहा हूं आपको, ये बीजांड है, और बीजांड का ये मान लीजिए माइक्रोपाइल है, ठीक है, बीजांड द्वार है, ये मान लीजिए बीजांड है। और यहाँ पर ये जो बता रहा लाइनियर टेट्राड बनेगा गुरु बीजाणु का, है ना, ये एक दो तीन, ये तीन तो नष्ट हो जाएंगी, और चौथा होगा गुरु बीजाणु का लाइनियर टेट्राड, ये है। और ये है माइक्रोपाइल, यहाँ माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार। तो जहां बीजांड द्वार होगा, बीजांड द्वार में ये, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ये तो डिजनरेट हो जाते हैं, ये लाइनर टेट्राड है, ये होगा लाइनियर टेट्राड, ये लाइनर टेट्राड है गाइस। तो लाइनर टेट्राड जो होगा चतुष्क, इसमें ये तीन तो नष्ट हो जाते हैं, तो पहले, ठीक है, तो ये है फंक्शनल मेगास्पोर, लास्ट वाला है फंक्शनल, जो मैंने बड़ा करके बनाया है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। तो फंक्शनल मेगास्पोर इस तरह से देखेंगे, तो पहले नंबर पे नहीं है, ना तो सेकंड है माइक्रोपाइल से, फर्स्ट, फर्स्ट है क्या, ठीक है, माइक्रोपाइल के बराबर में पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो नष्ट हो जाते हैं, तो फोर्थ हुआ। तो ये कौन सा नंबर हुआ, फोर्थ हुआ। तो यहाँ पर हो गया फोर्थ फ्रॉम द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से कितने, कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तक अब आता है, देखिए व्हेन ए पोलन ट्यूब, जब एक पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक में प्रवेश करती है, ठीक है, पायरेसिंग थ्रू द इंटेगुमेंट, इनको इंटेगुमेंट से, अध्यावरण से, तो इट इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है मीसोगेमी, पोरोगेमी, कैलेजोगेमी, या स्यूडोगेमी। तो गाइस देखिए, जो पोलन ट्यूब जब अध्यावरण से प्रवेश करेगी, तो उसको कहा जाएगा गाइस मीसोगेमी, ओके। अगर, ठीक है, पोरोगेमी तब कहा जाता है जब माइक्रोपाइल से एंटर करेगी, कैलेजा से एंटर करती है तो उसको कैलेजोगेमी कहा जाएगा। अब आता है, देखिए इफ कोटिलेडन्स आर ब्रॉट एबव द सोयल, अगर कोटिलेडन्स ऊपर निकल आते हैं सोयल के, तो इस जर्मिनेशन को कहते हैं हाइपोजियल कहेंगे, एपिजियल कहेंगे, बेबीपेरी कहेंगे, या नॉन ऑफ दीज कहेंगे। तो देखिए अगर सोयल पर, अगर हम ये सोयल सरफेस बना रहे हैं हम, तो ये सोयल का अंडर पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने कोई बीज बोया, है ना, इस पर बीज बोने के बाद, तो यहाँ पर जब ये जर्मिनेट होना शुरू होगा, तो क्या होगा, अगर रूट तो इधर आ गई निकल के, और जो हाइपोकोटल, इसके अंदर जो कोटिलेडन्स हैं, बीज पत्र अगर बाहर आ जाते हैं ये निकल कर, और इसके साथ ये पत्तियां बन जाती हैं। तो यहाँ ये जो बीज पत्र अगर बाहर निकल आए, तो इस वाले जर्मिनेशन को कहते हैं हम एपीजियल, ठीक है, यानी कि ऊपरी भूमि या भूमियोपरिक, एपीजियल जर्मिनेशन इसको कहा जाएगा। अगर ये कोटिलेडन्स, और ये किस किस में पाया जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा,
ठीक है, इमली में देखा होगा आपने, इमली के निकल आते हैं। इसके अलावा यूफोरबिया, अरंड के निकल आते हैं, यूफोरबिया के। आप लोगों ने इस तरीके के एग्जाम्पल्स देखे होंगे। और सरसों में भी ये बाहर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो एपीजियल इनमें पाया जाएगा। इसके अलावा नीम में आ जाता है, बकान में आ जाता है, ये निकल कर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इनमें ये जो, ठीक है, जो जर्मिनेशन होगा वो एपीजियल होगा इन पौधों में। और अगर हम हाइपोजियल की बात करें तो आपने देखा होगा चना, चने के बाहर नहीं निकलते, ठीक है, वो अंदर ही रहते हैं। ठीक है, बीज पत्र चने में बाहर नहीं निकलते हैं, वो अंदर ही रहेंगे। गेहूं में बाहर नहीं निकलते हैं, मक्के में बाहर नहीं निकलते हैं, वो अंदर ही रहेगा। जैसे मक्का है, मक्का का हमने अगर बीज बोया तो इसमें ये जो है बाहर नहीं निकलेगा, यहीं पर क्या होगा, यहीं से जड़ निकल आएगी और यहीं से फिर प्लीम्यूल ऊपर और रेडिकल नीचे निकल आएगा। ये बीज पत्र बाहर नहीं जाते हैं, कोटिलेडन्स। तो ये जैसे, तो अगर हम हाइपोजियल का उदाहरण दें, अधोभूमिक जो जमीन के अंदर वाले एग्जाम्पल हैं, तो गेहूं है, ठीक है, मक्का है, ज्वार बाजरा चना है। तो ये एक बीजपत्री पौधे इस तरीके के हैं। आम में भी बाहर नहीं आते हैं, ठीक है, निकल कर उसकी जो बीज पत्र होते हैं वो भी अंदर रहते हैं, तो आम भी इसका उदाहरण हो गया। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट। अब बता देखिए, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एक मिनट। स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है फ्रॉम एंथर, एंथर से स्टिग्मा तक, ऑफ द फ्लावर, फूल में, फूल के। तो द पोलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर व्हेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर इंडिविजुअल, अगर, ठीक है, एक फ्लावर के जो स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स हैं, परागकण जो हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर, तो इस प्रकार के पोलिनेशन को कहा जाएगा, ऑटोगेमी कहा जाएगा, क्लोस्टोगेमी कहा जाएगा, ठीक है, गाइटोनोगेमी कहा जाएगा, या जीनोगेमी कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस फोर्थ, जीनोगेमी कहा जाएगा। जीनोगेमी को ही हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का, ठीक है, पर निषेचन ही है, क्रॉस पॉलिनेशन या पर निषेचन। ओके, मतलब एक फूल है, इसके परागकण उसी प्रजाति के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन ही कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की। तो राइट आंसर एंजियोस्पर्म हो जाएगा, एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। द प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किसने डिस्कवर की थी? स्ट्रासबर्गर, नवासिन, रॉबर्ट कोच, या, ठीक है, ड्रॉचेट ने। तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, नवासिन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन दूसरा, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। ओके, तो राइट आंसर हो गया नवासिन, नवासिन ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। पेरिस्पर्म इज द, ठीक है, परिभ्रूण पोष, पेरिस्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? परिभ्रूण पोष गाइस। ओके, परिभ्रूण पोष, परिभ्रूण पोष, तो पेरिस्पर्म, तो ये किसका अवशेष होता है? आर्किगोनियम का, इंटेगुमेंट का, एंडोस्पर्म, या न्यूसेलस बीजांडकाय का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूसेलस। न्यूसेलस को कहते हैं बीजांडकाय, हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो बीजांडकाय कहेंगे। इंटेगुमेंट हो गया इसका अध्यावरण, ओके, आर्किगोनियम हो गई स्त्रीधानी, और इसके अलावा एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है, भ्रूण पोष। अब आता है देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन्स इन द, इन इट्स लाइफ स्पान, जो कभी जीवन काल में, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के, बाई फ्लावर कभी नहीं खुलते अपनी लाइफ में, तो उनको कहा जाता है होमोगेमस, हेट्रोगेमस, डाइकोगेमस, या क्लिस्टोगेमस? तो इसका राइट आंसर गाइज है क्लिस्टोगेमस। और क्लिस्टोगेमस फूलों के जो उदाहरण हैं पौधों के, ठीक है, वो है बायोला, जनकस, और ऑक्जेलिस, और ड्रोसेरा। इनमें क्लिस्टोगेमी पाई जाती है इनके, ठीक है, पुष्प कभी नहीं खुलते, वो इनके अंदर ही क्या हो जाता है, ठीक है, परागण होता है, अनून मिलय परागण कहते हैं इसको। अब आता है देखिए होमोगेमस, होमोगेमस, ठीक है, समयुग्मकी। तो समयुग्मकी जो परागण होता है,
तो वो पोटैटो में, व्हीट में, राइस में, मिराबिलिस और ठीक है कैथारैंथस में पाया जाता है। ठीक है। और डाइकोगैमस के बारे में, डाइकोगैमी के बारे में आप लोगों को मैंने पहले बता ही दिया। सबसे पहला प्रश्न डाइकोगैमी का, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी के बारे में। और हेट्रोगैमस वही होते हैं विषम युग्म की, जैसे ये क्रॉस पोलिनेशन ही है एक प्रकार का। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्लिस्टोगेमस गाइस। ओके, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब आता है, देखिए, एलोगेमी इज द बेस्ट फेवर्ड बाई। एलोगेमी किसको फेवर करती है? डाइकोगेमी, ठीक है, किसके द्वारा फेवर्ड की जाती है आपको बताना है। डाइकोगेमी, क्लिस्टोगेमी, ठीक है, डाइक्लाइनी या होमोगेमी। तो देखिए, डाइक्लाइनी का मतलब है यूनिसेक्सुअलिटी, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर। यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि एक लिंगता, यानी कि एक लिंगी पुष्प पाया जाना। और क्रॉस पॉलिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है, या क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी सबसे ज्यादा किसके द्वारा फेवर की जाएगी? डाइकोगेमी के द्वारा, क्लिस्टोगेमी, डाइक्लाइनी या होमोगेमी। तो डाइकोग्लामी में भी होता है क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन यहाँ पे ये भी बढ़ावा देती है, ठीक है। लेकिन डाइक्लाइनी सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें एक लिंगिता का मतलब है, एक लिंगिता का मतलब होता है एक लिंगी यूनिसेक्सुअल फ्लोर होना। मान लीजिए एक ये फ्लोर है मेल फ्लोर, और दूसरा फ्लोर है वो, ठीक है, फीमेल फ्लोर। तो फीमेल फ्लोर अलग है, मेल अलग है। तो यहाँ तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी एलोगेमी होगी ही होगी। इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। एक बार को भी डाइकोगेमी में तो हो सकता है कि कभी कभी दोनों सेम टाइम पे पक भी सकते हैं, तो वहां चांसेस हो सकते हैं। लेकिन एक लिंगिता में, डाइक्लाइनी में बिल्कुल चांस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और एलोगेमी का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। ओके गाइस, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे ज्यादा किसके द्वारा फेवर की जाती है एलोगेमी? डाइक्लाइनी के द्वारा, ठीक है, एक लिंगिता के कारण। फिर आता है स्टिग्मा इज ऑलवेज रफ एंड स्टिगी। स्टिग्मा हमेशा रफ होगा, खुरदरा और चिपचिपा होगा। किसमें होगा? एंटोमो फिलस फ्लोर में, या एनिमोफिलस फ्लोर में, या हाइड्रोफिलस में, या अल्टाइप्स में। ठीक है, एंड ठीक है, एंटोमोफिलस होते हैं कीट परागी पुष्प, जिनमें कीटों द्वारा परागण होता है। कीट परागण जिनमें होगा, ठीक है। और ये वायु परागण होगा, ये जल द्वारा होगा, ठीक है, जल परागी होंगे ये ऐसे फ्लावर्स। तो स्टिग्मा जो रफ और स्टिकी होगा वो होगा कीट परागी पुष्पों में, जिनमें कीट परागण द्वारा परागण होता है। तो एंटोमोफिलस फ्लावर्स में रफ स्टिग्मा और स्टिकी होगा, चिपचिपा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द इनु इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर इज टेपिटम। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो टेपिटम होती है एंथर की। उसका फंक्शन क्या होता है? टू हेल्प इन डेहिसेंस, डेहिसेंस में, प्रकीर्णन में मदद करना। टू सर्व प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देना, मैकेनिकल सपोर्ट करना, या न्यूट्रिशनल। तो इसका काम होता है, टेपिटम हमेशा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन लेयर होती है ये। ठीक है, तो टेपिटम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब आता है, देखिए, एंथीसिस है, एंथीसिस कहते हैं। एंथीसिस क्या है? डेवलपमेंट और एंथर, एंथर के डेवलपमेंट को एंथीसिस कहा जाता है। या पीरियड ऑफ ओपनिंग ऑफ द फ्लोर बर्ड्स, फ्लोर बर्ड्स के खुलने के समय को कहते हैं एंथीसिस। ठीक है, खुलने का समय। फिर आता है स्टिग्मा रिसेप्टर, स्टिग्मा ग्राही, या म्योटिक डिवीजन ऑफ द प्राइमरी मदर सेल, प्राइमरी मदर सेल का म्योटिक डिवीजन को कहते हैं एंथीसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द फ्लोर बर्ड्स का जो समय होता है। अब आता है, हाउ मेनी म्यूटिक डिविजन्स आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अगर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। अब माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, म्योसिस से बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ऐसे समझ लीजिए, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा, मियोसिस करके यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 माइक्रोस्पोर बनाती है, यानी कि 4 पोलन ग्रेन बनाती है। ठीक है, 4 पोलन ग्रेन्स बनाती है। तो 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे कितने से? ठीक है, एक मियोसिस से। ठीक है, तो कितना मियोसिस हुआ यहाँ पे? हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन पूछ रहे हैं ना तो एक मियोटिस मियोसिस हुआ, यानी कि एक मियोटिक डिवीजन हो गया। एक मियोटिक डिवीजन से बन रहे हैं 4। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, 4 मियोसिस से, सॉरी, 4 पोलन ग्रेन,
चार पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कितने मियोसिस से बन रहे हैं? एक मियोसिस से। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक बनेगा, एक पोलन ग्रेन बनेगा 1/4 मियोसिस से। और 100 कितने बनेंगे? 100 पोलन ग्रेन किससे बनेंगे? 100 बनेंगे 1/4 × 100। इतना मैथमेटिक्स आप लोगों ने सीखा ही होगा। कितने हो गया? 4 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो इसका आंसर आ जाएगा, कितने मियोसिस हो जाएंगे? 25 मियोसिस हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा आंसर इसका उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद आता, हाउ मेनी म्यूटिक डिविजन्स आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट? कितने म्यूसिस होंगे 100 गेहूं के दाने बनने में? अब देखिए, ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, वहां पोलन ग्रेन्स थे और यहाँ ग्रेन्स हैं। और 100 ग्रेन बनने में कितनी म्यूसिस होंगे या म्यूटिक डिविजन्स होंगे? देखिए, एक दाना जो होता है वो बनता कैसे है? एक व्हीट जो है एक प्रकार का एम्ब्रायो है, ठीक है। देखिए, एक मेल गैमीट चाहिए, एक तो मेल गैमीट चाहिए। और मेल गैमीट को हम और क्या कहते हैं? ठीक है, पोलन ग्रेन कह दो या माइक्रोस्पोर कह दो। ओके, ऐसा समझ लीजिए। प्लस इसको समझने के लिए, और दूसरा चाहिए, फीमेल गैमीट चाहिए यानी एग चाहिए। फीमेल गैमीट यानी एग, ठीक है। ये दो चाहिए हमें। ओके गाइस, तो दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? एम्ब्रायो बनता है, यानी कि जाइगोट फिर एम्ब्रायो। ओके, तो इसको ही हम क्या कह सकते हैं? गेहूं का दाना कहते हैं। एक ग्रेन कह लो, कि एक ग्रेन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ओके गाइस, तो अब गैमिट्स में अब 100 ग्रेन्स के लिए चाहिए हमें, है ना। तो 100 ग्रेन्स का देखिए पूरा इसका सवाल निकालते हैं हम। देख लेते हैं। हमें 100 दाने जब चाहिए, 100 ग्रेन चाहिए, मान लीजिए हमें कितने चाहिए? 100 ग्रेन चाहिए यहाँ पर। तो 100 ग्रेन्स के लिए आप सोचिए, 100 गेहूं के दाने चाहिए हमें व्हीट के। तो हमें फीमेल गैमिट भी तो 100 चाहिए ना, 100 फीमेल गैमिट चाहिए, है ना। और एक एक से तो एक एम्ब्रायो बना था, यानी एक ग्रेन बना था। और 100 ही हमें मेल गैमिट चाहिए, यानी कि पोलन ग्रेन चाहिए। 100 ये चाहिए और 100 ये चाहिए, तब 100 दाने बनेंगे, है ना। ऐसे करके। अब गेहूं के दाने आप पूछ रहे हैं म्यूटिक डिवीजन। तो म्यूटिक डिवीजन तो फीमेल और मेल गैमिट में ही होगा ना। तो फीमेल गैम ये मेल गैमिट है, यानी कि माइक्रोस्पोर। तो 100 बनने के लिए कितने डिवीजन चाहिए? 25, क्योंकि एक से चार बन जाते हैं ना। एक मियोसिस से चार बनते हैं। तो 25 मियोसिस तो ये हो गए। आप 25 मियोसिस से कितने हो जाएंगे, या म्यूटिक डिवीजन? 100। यानी कि 100 दाने किससे बनेंगे? यानी कि 100 गैमीट बनेंगे, पोलन ग्रेन्स किससे बनेंगे? 25 मियोसिस से। तो 25 मियोसिस तो ये हो गए 25 मियोटिक डिवीजन, जो अभी इससे पहले भी हुआ। अब हमें फीमेल गैमिट भी चाहिए। और फीमेल गैमिट कितने चाहिए? 100 चाहिए। और डिवीजन कितने होंगे? तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर कितने बनते हैं एक माइक्रोस्पोर से? माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने वो सॉरी मेगास्पोर है ये। एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बनेंगे? बनेंगे चार, तीन नष्ट हो जाते हैं, तो एक से एक बना, ठीक है। तो एक मेगा, यहां पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, आप समझ लीजिए, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं? चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन जो बनेंगे। और ये चारों जीवित रहेंगे। और यहाँ एक मेगा स्पोर मदर सेल से, एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक ही मेगा स्पोर बनेगा। फंक्शनल जो बनता, तीन नष्ट हो जाते हैं। तो हमें तो जीवित कौन रहा? एक। तो यहाँ एक से एक बना। तो 100 मेगा स्पोर मदर सेल से 100 ही बनेंगे। तो और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक बनेगा तो डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर एक, एक मियोसिस होगा। एक मेगा स्पोर में एक मियोसिस। तो 100 मेगा स्पोर में कितने हो जाएंगे? 100 मियोसिस। तो यहाँ पर 25 मियोसिस इधर हो गए थे और 100 ये हो गए। तो 100 और 25 मिला के कितने हो गए? 125 हो गए टोटल 100 दाने बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125, 125, है ना। मतलब 100 तो माइक्रोस्पोर चाहिए,
तो 25 माइक्रोस्पोर, मतलब 25 मियोटिक डिवीजन हो जाएंगे। और 100 हमें चाहिए फीमेल गैमेट यानी एग चाहिए। तो एग यानी कि मेगास्पोर से बनेगा। तो वो जो मेगास्पोर है बनने के लिए 100 ही डिवीजन चाहिए, उसके लिए 100। तो 100 उसके और 25 ये, तो इस तरह से भी हिसाब लगा के आप कर सकते हैं 125। अब बताए थे पोलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड इन 1984, वो 1884 1824 बाय एन इटालियन मैथमेटिशियन नेम्ड रॉबर्ट ब्राउन। यानी कि एक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ, जिन्होंने 1824 में पोलन ट्यूब की डिस्कवरी की थी। देखिए गणितज्ञ ने की थी, इसको ध्यान रखेंगे। और ये इटालियन था। और रॉबर्ट ब्राउन था। ए फस्ताजान था। टीएस एलियट था। या जीबी एमिकी। तो जीबी एमिकी ने खोज की थी, इसको ध्यान रखेंगे। इवन आफ्टर ए किलिंग जनरेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल को अगर हम मार दें, खत्म कर दें, नष्ट कर दें विद ए लेजर बीम द्वारा, द पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लोवरिंग प्लांट, फिर भी पोलन ग्रेन, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के जर्मिनेट हो जाते हैं। एंड प्रोड्यूस नॉर्मल पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब फिर भी निकलती है, क्योंकि लेजर बीम स्टिमुलेट्स पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ। क्योंकि लेजर बीम जो होती हैं स्टिमुलेट करती हैं, यानी कि उद्दीपित करती हैं, उसको प्रेरित करती हैं पोलन ग्रेन्स के जमने को और पोलन ट्यूब की वृद्धि को। या लेजर बीम डज नॉट डैमेज द रीजन, उस स्थान को, उस रीजन को डैमेज नहीं करती, फ्रॉम विच, जहां से पोलन ट्यूब इमर्ज, जहां से पोलन ट्यूब निकलती है। या द कंटेंट ऑफ द किल्ड जनरेटिव सेल परमिट जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ। ठीक है, जो कंटेंट होता है जर्मिनेट जनरेटिव सेल को मारने के बाद जो कंटेंट बचता है, वो उसको अलाउ करता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए। अब आता है द वेजिटेटिव सेल हैज नॉट बीन डैमेज्ड, जबकि वेजिटेटिव डैमेज नहीं होती है। तो कौन सा आंसर है इसका? राइट आंसर है सेकंड। लेजर बीम जो है उस एरिया को डैमेज नहीं करती हैं जहां से पोलन ट्यूब निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आता है देखिए पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन इन साइप्रस। साइप्रस में जो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है वेरी कॉमन होता है। इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाई रिमूविंग रिमूविंग द एंथर्स। ठीक है, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड किया जाता है एंथर के, एंथर को रिमूव करने के बाद। अब आता है सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मोस्टली सिमिलर टू द फॉर्मेशन, सामान्य उसी की तरह होता है जैसे फीमेल गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में, ठीक है, बनते हैं। तो उसी तरह से, उसी की तरह होता है सिप्रस का भी, जैसे एंजियोस्पर्म में, ठीक है, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या होता है, गेमेटोफाइट का निर्माण, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही होता है। अब आता है देख सिमिलर टू द टाइप ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनिस, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है कॉमन मेट विद इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, तो ऐसा होता है। तो राइट आंसर है इसका गाइस थर्ड। ठीक है, जैसे एंजियोस्पर्म में ज्यादातर गेमेटोफाइट बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट, वैसा ही होता है सिप्रस में, जो ठीक है, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। हेलो गाइस, चलिए मैं दोबारा इसको स्पष्ट कर देता हूँ। जो पोलन ग्रेन का जो निर्माण होता है साइप्रस में, वो ऐसे होता है जैसे एंजियोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है ना। तो फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण में क्या होता है, जो मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा पोलन ग्रेन सामान्यतः ऐसे नहीं बनते जैसे साइप्रस में, जैसे कि बाकी पौधों में बनते हैं। जैसे पोलन ग्रेन बन रहे हैं माइक्रोस्पोर, जिसे मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहा हूँ, जिसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होगा, मियोसिस द्वारा चार बनेंगे, चार माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर एक ही बात है, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। एक मिनट गाइस, देख लेते हैं इसको। मैंने बताया कि चार माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बनते हैं इसमें, ठीक है, इनको पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो इनमें कोई नष्ट नहीं होता जनरली, है ना, पोलन ग्रेन्स ये नष्ट नहीं होते, चार के चार ही रहते हैं। और अगर यही
हम बाकी प्लांट्स में अगर देखें, मादा मुकोद्भिद में क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल से चार मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन तीन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक ही शेष बचता है। तो वो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण इसी प्रकार होता है, फिर उसी से मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा, नहीं है तो आप समझ लीजिए इसको। और ये साइप्रस में कैसा होता है, इन्हीं की तरह होगा। साइप्रस के पौधे में ऐसा होता है कि साइप्रस के पौधे में एक माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी तो चार, इनमें से तीन नष्ट हो जाएंगे। चार बनाएगी मान लो, और इनमें से तीन नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर, एक ही बचेगा पोलन ग्रेन। तो फीमेल गेमेटोफाइट की तरह हो गया ना, फीमेल गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में। ये तो फीमेल गेमेटोफाइट जैसा होता है। तो इसमें साइप्रस में पोलन ग्रेन इस प्रकार बनते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट की तरह। जैसे फीमेल गेमेटोफाइट में मेगास्पोर बनेगा उससे पहले, ठीक है। तो मेगास्पोर जो है, तीन नष्ट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल बचता है। तो ऐसे माइक्रोस्पोर नष्ट हो जाते हैं तीन इसमें, पोलन ग्रेन एक ही बचता है। तो ये फीमेल गेमेटोफाइट की तरह होता है साइप्रस में, तो थोड़ा सा स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है ये। तो इसको ध्यान रखेंगे। साइप्रस में ये इसलिए सवाल पूछा जाता है, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन साइप्रस में कॉमन नहीं होता, अनकॉमन होता है। ऐसे होता है जिससे कि फीमेल गेमेटोफाइट का विकास होता है एंजियोस्पर्म्स में। ओके, तीन माइक्रोस्पोर नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म में तीन मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अनकॉमन हो जाता है। ठीक है, अब आता है, ठीक है। कैरनकल इज डेराइव्ड फ्रॉम, कैरनकल किससे डेराइव्ड होती है? ठीक है, पेडनकल से, आउटर इंटेगुमेंट से, इनर इंटेगुमेंट से, या कोटिलेडन से? तो इसका राइट आंसर है आउटर इंटेगुमेंट से ये डेवलप होती है कैरनकल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कैलेजोगोमी इज फाउंड इन, कैलेजोगेमी जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? कुकुरबिटा में, ठीक है, पिस्टेसिया में, पाइसम सेटाइवम, या कैजुराइना? तो ये कैजुराइना में कैलेजोगेमी पाई जाती है। वेन माइक्रोस्को माइक्रोस्पोर मदर सेल क्वाड्री पार्टीशन टेक्स प्लेस, जब उसमें चतुस्क बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये, फिर इसमें क्या बनेगा? टेट्रड बनेगा ये। ठीक है, चतुस्क बनेगा टेट्रड, क्वाड्री पार्टीशन हो गया इसमें, तो इसको टेट्रड भी कहते हैं। तो ये टेट्रड बन जाता है। ठीक है, तो आफ्टर फोर न्यूक्लियाई, जो इसमें फोर होंगे, इस तरफ बनाया ऐसे ही जाता है, चौथा दूसरी तरफ होता है। तो फोर न्यूक्लियाई हैव एज्यूम्ड, चार न्यूक्लियाई बनते हैं एज्यूम्ड द रेस्टिंग कंडीशन, और वो रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं उस समय। तो उसे कहते हैं सिमुल्टेनियस टाइप, सक्सेसिव टाइप, और रिसेसिव टाइप, या न्यूट्रिटिव टाइप। अगर वो रेस्टिंग पीरियड में है तो उनको कहा जाएगा, ठीक है, सिमुल्टेनियस टाइप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ गाइज हमारा जो 21 प्रश्नों का सेट था वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेट में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।